उन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वहां अब ये जगह ऐसी है जो अपर हाउस हमारा एक चैम्बर ऑफ आइडियाज है। यहां से देश को मार्गदर्शन मिले, दिशा मिले, और इसलिए दोनों सदनों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोनों सदन वस्तुतः उसी स्ट्रक्चर के भाग हैं और सहयोग एवं सामंजस्य की भावना की किसी भी कमी से कठिनाइयां बढ़ेगी और हमारे संविधान के उचित रूप से कार्य करने में बाधा खड़ी होगी। ये चिंता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जताई थी। मैं आशा करता हूं कि हम पंडित जी की इस चिंता को महत्व दें और हम कोशिश करें कि हमारे यहां इन सारे जो पेंडिंग बिल हैं, इस बार सदन चल रहा है, एक अच्छे माहौल में चल रहा है, तो हम इन चीजों को अगर पारित करें तो देश को गति देने में ये महाजनों का गृह है, वरिष्ठों का गृह है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। एक ही वाक्य अच्छा अलग से मैं पढ़ना चाहूंगा। दिस इज द वे दिस मैटर शुड बी हैंडल्ड। मैं समझता हूं इसमें काफी कुछ आ जाता है। तो हमने गुड गवर्नेंस के अंदर दूसरा पहलू है गुड गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी। हमें मान के चले कि कुल मिलाकर के जो डिटोरिएशन आया है उसमें हम खबरों की स्पीड से चलते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छूटती चली जा रही हैं। खबरें आती हैं जाती हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी का विषय छूट जाता है। हमने कोशिश की है कि अकाउंटेबिलिटी पर बल दिया जाए। मैं लगातार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के रिव्यू कर रहा हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा, 10-10, 20-20 साल से हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लटके पड़े हुए हैं। क्या तो एनवायरमेंट वालों ने रोक दिया होगा, क्या कोर्ट कचहरी ने रोक दिया होगा, या स्थानीय कोई बॉडी होगी, छोटी नगर पालिका, उसने रोक करके बैठ गई होगी और रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है कोई देखता नहीं, पूछता नहीं। इसी कारण, कभी फाइनेंशियल कारण भी रहे होंगे, लेकिन 10-10, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट्स, मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट ना खुद ने रिव्यू किया और उसकी वर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपया। मैं इस सदन को नम्रतापूर्वक कहता हूं कि वो सारे छोटे संकटों में फंसे हुए ये 15-15, 20 साल पुराने स्टॉल प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं, गति बढ़ रही है, परिणाम। गुड गवर्नेंस का तीसरा पहलू होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इतना बड़ा देश हम सेंट्रलाइज मैकेनिज्म से नहीं चला सकते। जितनी बड़ी मात्रा में डिसेंट्रलाइज करेंगे और इसलिए सरकार ने नीतिगत रूप से डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में बड़े अहम कदम उठाए हैं। जैसे एनवायरमेंट, हमने एनवायरमेंट की हर परमिशन को दिल्ली ले आए, एक दफ्तर में ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए, और क्या परिणाम आया हम जानते हैं। क्या क्या बातें सुनी गई, क्या क्या बातें कही गई, किस पर क्या क्या लगा, सब मालूम है। हमने 10 रीजनल ऑफिसेज को स्ट्रेंथन किया,
और इन चीज़ों को वहीं पर, ताकि उनको वहाँ की समस्या का समझ है, वो जानते हैं चीज़ों को, उसको हमने किया। कुछ चीज़ें सरकार की, मैं तो हैरान हूँ, एक गांव के बीच में से रेल जा रही है, इधर से पानी उस तरफ ले जाना है तो पाइपलाइन डालने में 50 परमिशनों में वो अटके पड़े हुए थे और बिना पानी को एक इलाका तरसता था। ब्रिज बन गया है, दोनों तरफ रोड बनाना है, अटका पड़ा है। कभी दोनों तरफ रोड बन गए हैं, रेल वाले ऊपर ब्रिज डालने के लिए परमिशन नहीं दे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमने रेल, रोड, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन, इसके लिए केंद्र के पास आना ही जरूरी नहीं है, ऐसा कानून बना, व्यवस्था कर वहीं पर होता है। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के राइट्स बढ़ा दिए, राज्यों को अधिकार ज्यादा दे। होना यही चाहिए, तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल बनेगी और इस सदन के सदस्यों का यही काम होता है। ये मुद्दा मेरी सरकार तेरी सरकार नहीं होता है और मैं मानता हूं ये सही दिशा का ये प्रयास है। उसमें तथ्य क्या है वो तो कल अरुण जी ने कह दिया, मैं तथ्य की चर्चा नहीं करता। मैं इस प्रयास को अच्छा मानता हूं क्योंकि कभी कभार नीचे से व्यवस्था से खबर आती है और मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष सजग रहा, देखा और कितनी मेहनत की। सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। बाल की खाल उधेड़ी, बाल की खाल उधेड़ी लेकिन फिर भी अच्छा किया साहब। आपने माइक्रोस्कोप लेकर के देखा, मोदी कह रहा है जनधन हो गया, देखो यार कहीं तो होगा कोई कोने में। बहुत माइक्रोस्कोप लेकर के निकले, लेकिन साहब आप इतने साल माइक्रोस्कोप नहीं, अगर बाइनोकुलर से भी देख करके काम किया होता तो आज ये मेहनत करने का मेरे जिम्मे ना। आज माइक्रोस्कोप लेकर के घूम रहे हो, अच्छा होता जब सत्ता में थे बाइनोकुलर से भी देख करके काम को निपटारा करने का प्रयास किया होता। और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम इफेक्टिव डिलीवरी पर बल दें, वरना कभी जो लास्ट माइल डिलीवरी हमारे यहां चल, जो लोग सरकार में रहे उनको मालूम है, हमें उसमें जितना ही हम पुरुषार्थ करें करना चाहिए। हमारे सीताराम जी ने एक विषय छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि ये टारगेटेड सब्सिडी के नाम पर अब सब्सिडी कम कर रहे हो। वैसे वो उनके नेचर का विषय नहीं है, लेकिन क्यों बोल दिया मुझे समझ नहीं आता है क्योंकि लेकिन हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ चीजें करनी भी पड़ती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चंडीगढ़ शहर का। चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर घरों में बिजली है, ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन है। उसके बावजूद भी चंडीगढ़ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, जबकि उनका कोई उपयोग उनको नहीं था। कुछ परिवार थे जिनके पास गैस नहीं था, शायद उनको उपयोग होगा। 30 लाख लीटर केरोसिन। हमने सोचा कि भाई जरा हम जाम योजना को लागू करें। सर्वे किया, आधार का उपयोग किया, गैस कनेक्शन का डाटा इकट्ठा किया। कुछ परिवार रह गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था, तो हमने एक अभियान चलाया है, आने वाले कुछ दिनों में शायद पूरा हो जाएगा। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 30 लाख लीटर केरोसिन जो कि जाता था और धन्ना सेठों के द्वारा बाजार में चला जाता था, मुड़ीपतियों के पास चला जाता था। ये पूंजीपति लोग उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, डीजल में मिक्स करते थे, एनवायरनमेंट को बर्बाद करते थे। ये टारगेटेड सब्सिडी का परिणाम ये है कि ये जो धन्ना सेठ या पूंजीपति के लोगों के हाथ में 30 लाख लीटर केरोसिन जाता था, बहुतेक तो बंद हो गया, बाकी भी अब बंद हो जाएगा। और इसके कारण देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी।
देश की करोड़ों रुपए की सब्सिडी बचेगी। तीसरा देश को इंपोर्ट करने में भी राहत मिल जाएगी। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस काम को जो हम कर रहे हैं, इस काम के संबंध में सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले, नियम में जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिले, समय पर मिले, उस दिशा में हमारा एक प्रयास है। ये रुपये बचाने का खेल नहीं है। एक व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं, लीकेजेज बंद करने की, दलालों को निकालने का एक उत्तम प्रकार का प्रयास है। उसमें भी कुछ कमियां हैं तो ठीक करनी है और आप लोगों का उसमें सहयोग मिलेगा, कहीं से कोई जानकारी मिलेगी तो उसको ठीक करने में सुविधा बढ़ेगी। तो मैं निमंत्रित कर देता हूं सबको कि ऐसी कोई बात ध्यान में आए तो जरूर सरकार के ध्यान में लाइए ताकि हम इसको कर पाए। एक विषय है, माननीय हमारे गुलाम नबी साहब ने विषय निकाला स्किल डेवलपमेंट का। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसको शुरू किया था वगैरह वगैरह। वैसे हमारे देश में स्किल ये परंपरागत है, लेकिन हर सरकार ने किसी न किसी रूप में प्रयास। अब बात कहां जाकर के अटकती है। अब जैसे मान लीजिए आज हम गंगा सफाई करते हैं, यही पर्यूषण है, तो स्वाभाविक से आपसे आवाज उठेगी ये तो हमने शुरू किया था। सही बात है, श्रीमान राजीव गांधी जी ने इस पर बल दिया, शुरू किया। अब सवाल यह उठता है कि शुरू किया, उसकी क्रेडिट लेने के उत्साह में यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि 30 साल के बाद गंदी क्यों है। अगर शुरू किया था तो 30 साल के बाद गंगा गंदी क्यों है, क्या कमी रही। और इसलिए हर बार ये तो हमारे समय हुआ था, ये उत्साह का अपना एक महत्व है। श्रेय लेने का प्रयास करने में कुछ बुरा है ऐसा नहीं है, ये आपका मन करेगा। देखिए दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो उसका श्रेय लेते हैं। आप इनमें से पहली तरह का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये बात श्रीमती इंदिरा जी ने कही थी। अब स्किल डेवलपमेंट देखिए साहब, 2008 में मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट पिछली सरकार में जो चला उसमें एक स्किल की मास्टरी आ गई और वो मास्टरी थी कमिटियां बनानी और कमिटियां बिखेरनी। उसमें मास्टरी आ गई, स्किल डेवलपमेंट वो हुआ। 2008 में पीएम्स नेशनल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, फिर 2009 में नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, कमेटियां पर कमेटियां पर अब मीटिंगें नहीं होती थी। एक कमेटी की मीटिंग शायद 2.5-3 साल के बाद अचानक ये कर ली गई थी, लेकिन वो भी इसलिए कर दी गई थी कि अगली मीटिंग कब करेंगे। और आखिरकार इतनी सारी कमेटियों के बाद 2013 में ये तय कर दिया गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई जाए और बाकी सब दुकानें बंद कर दी जाए। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।